वीडियो में हम मेंटेनेंस पिटीशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट को समझेंगे। हम बेसिकली उन इश्यूज के बारे में बात करेंगे जिन इश्यूज को कोर्ट कॉन्सिडर करती है और उन इश्यूज का डिटर्मिनेशन होने के बाद ही कोर्ट जो कंक्लूजन ड्रॉ करती है उसी कंक्लूजन के बेसिस पर कोर्ट अपना ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस प्रोनाउंस करती है। तो आइए मेंटेनेंस पिटीशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। राइट, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 10 डील करता है मेंटेनेंस से जुड़े प्रोविजंस के बारे में। चैप्टर 10 डील्स विथ ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। और जो सेक्शंस हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 144 टू 147। पहले ये सीआरपीसी में सेक्शन 125 से 128 हुआ करता था और हम मेंटेनेंस पिटीशन फाइल करते थे अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। 1 जुलाई 2024 से पहले। राइट, तो ये जो चैप्टर 10 है विच डील्स विथ ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, इसी चैप्टर के तहत आप क्या करोगे? मेंटेनेंस के पिटीशन को फाइल करोगे बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर? तो अंडर सेक्शन 144 ऑफ BNSS। 144 क्या कहता है? ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो एक बात क्लियर हो गया कि अब हम क्या करते हैं, सेक्शन 144 ऑफ BNSS के तहत मेंटेनेंस पिटीशन फाइल करते हैं। और ये जो मेंटेनेंस पिटीशन फाइल किया जाएगा ये वाइफ के तरफ से किया जा सकता है या पेरेंट्स के तरफ से किया जा सकता है और तो और बच्चों के तरफ से भी किया जा सकता है। ठीक है, अब जब कभी भी कोर्ट में मेंटेनेंस का पिटीशन फाइल किया जाता है तो कोर्ट 3 इश्यूज को फ्रेम करती है। कोर्ट फ्रेम्स 3 की इश्यूज। राइट, ऑब्वियसली कोर्ट क्या करेगी, जो मेंटेनेंस पिटीशन है उसमें जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए कोर्ट क्या करेगी, 3 वाद बिंदु तैयार करेगी। राइट, और इन 3 वाद बिंदु या जिन्हें आप की इश्यूज कहते हो, इन्हें डिटरमाइन करने के बाद कोर्ट ने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया। राइट, और दोनों पार्टीज के द्वारा क्या एविडेंसेस पेश किए गए उनके इनकम और उनके प्रॉपर्टी को लेकर के, इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए कोर्ट क्या करेगी, अपना फाइनल ऑर्डर प्रोनाउंस करेगी। राइट, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। तो ये जो 3 की इश्यूज हैं इसमें सबसे पहला जो की इशू होता है वो ये होता है कि क्या जो पिटिशनर है, जो वाइफ है, वो रेस्पोंडेंट की विधिवत पत्नी है। इज शी अ लीगल वाइफ ऑफ द रेस्पोंडेंट। राइट, दूसरा, वो कारण जिस कारण से वाइफ यानी जो पिटिशनर है वो रेस्पोंडेंट यानी हस्बैंड से अलग रह रही है, क्या वो ग्राउंड सफिशिएंट ग्राउंड है, इसका डिटर्मिनेशन कोर्ट करती है। राइट, तीसरा, इज सी एबल टू मेंटेन हरसेल्फ, क्या जो पिटिशनर है, जो वाइफ है, वो अपने आप को मेंटेन करने में यानी अपना भरण पोषण करने में क्या वो योग्य है, क्या वो सक्षम है।
राइट। जब कभी भी पिटिशन फाइल किया जाएगा वाइफ के द्वारा, तो हस्बैंड ऑब्जेक्शन फाइल करते हुए यह कहता है कि जो महिला है वो हुनरमंद महिला है, वो सिलाई कढ़ाई का काम जानती है, वो इतना पढ़ी हुई है, वो घर पे कोचिंग पढ़ाती है। मतलब ये दिखाने की कोशिश की जाती है हस्बैंड के द्वारा दैट कि वो जो महिला है वो क्या है, सक्षम है, वो अपना भरण पोषण कर सकती है। राइट। तो 3 इश्यूज फ्रेम किया कोर्ट ने। पहला, क्या वो विधिवत पत्नी है रेस्पोंडेंट की। दूसरा, रीजन वाई शी इज लिविंग अपार्ट। तीसरा, इज शी अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ। ये 3 क्या होते हैं, मेजर की इश्यूज होते हैं। इन्हें डिटरमाइन करने के बाद कोर्ट लास्ट इश्यू जो फ्रेम करती है वो आता है अदर रिलीफ्स के अंडर। अदर रिलीफ्स में क्या है, आइए समझते हैं। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शमीमा फारूकी की विधि व्यवस्था में यह सिद्धांत प्रोपाउंड किया है कि अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी विच इज मेंटेनेंस, इस पिटिशन के पीछे जो आधारभूत सिद्धांत है, यानी जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो है पत्नी को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ साथ अपने माता पिता के घर रहने के लिए विवश होने के कारण स्त्री व संतान के मानसिक कष्ट को भी शांत करने का है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह विधि व्यवस्था बनाया है शमीम फारूकी के केस में कि ये जो मेंटेनेंस का पिटिशन फाइल किया जाता है वाइफ के द्वारा, वो केवल उसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए नहीं होता है, बल्कि किस कारण वो अब अपने फादर और अपने मदर के घर रह रही है। आपने जो सिचुएशन क्रिएट किया जिसके वजह से अब वो अपने फादर और मदर के घर रहने को मजबूर है, इससे जो उसे मेंटल हरासमेंट हुआ, साथ ही उसके बच्चे को जो मेंटल हरासमेंट हुआ, उसे भी दूर करने का है। राइट। विधि के अंतर्गत एक स्त्री को उसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करने का अधिकार है जैसे वह अपने पति के घर करती थी। और यहां यह कहा गया है कि जो लाइफ स्टाइल जब वो अपने हस्बैंड के घर में थी, तो जिस लाइफ स्टाइल को वो एंजॉय करती थी, सेम लाइफ स्टाइल को एंजॉय करने का उसका हक बनता है, भले ही वो अपने पेरेंट्स के घर में रह रही हो। उसको प्रदत्त करने वाली राशि इतनी होनी चाहिए कि वह अपने मातृगृह में भी पति के हैसियत के अनुसार सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जब कभी भी कोर्ट्स मेंटेनेंस के ऑर्डर को पास करेंगी, तो मेंटेनेंस का अमाउंट इतना होना चाहिए जिससे वो एक सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। राइट। और ये जो मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ हस्बैंड होगा कि वो कितना कैपेबल है। राइट। तो पति के हैसियत के अनुसार मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया जाएगा। उसे एक भिक्षु की भांति रहने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। यह है इलाहाबाद हाईकोर्ट का विधि व्यवस्था इन शमीम फारूकी केस। साथ ही साथ कोर्ट यह भी कंसीडर करती है कि जो मेंटेनेंस का अमाउंट होगा वो किस दिन से पेबल होगा। तो मेनली ये पेबल होता है जिस दिन मेंटेनेंस का पिटिशन फाइल किया गया उस दिन से। राइट। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मिसलेनियस पिटिशन 8162/2023 श्रीमती पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी में दिए गए गाइडलाइन के अनुसार अब हर कोर्ट्स को अगर वो मेंटेनेंस ऑर्डर पास करते हैं तो उस ऑर्डर में उन्हें एनक्लोजर 3 ड्राफ्ट करना होगा
और ये जो एनक्लोजर 3 होगा ये बेसिकली किन किन डेट्स पर कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स चली, जैसे पिटिशन कब फाइल किया गया, ऑपोजिट पार्टी को नोटिस कब गया, सर्विस होल्ड कब माना गया, ऑब्जेक्शन कब फाइल किया गया, तो पिटिशन फाइल करने से लेकर के कोर्ट ने अपना फाइनल ऑर्डर कब पास किया, ये सभी प्रोसीडिंग्स लिखे जाएंगे उस ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस में अंडर एनक्लोजर 3, राइट। तो ये था कुछ बेसिक बातें रिगार्डिंग मेंटेनेंस पिटिशन, राइट। अगर आप लिटिगेशन में अपना करियर परस्यू करना चाहते हो या आप लिटिगेशन में अभी हो और आप एक यंग एडवोकेट हो, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो, तो मेरा यही आपसे एडवाइस रहेगा, क्योंकि मैं भी एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूं और मुझे प्रैक्टिस करते हुए लगभग 1 साल होने आ रहा है। आपको जो भी जजमेंट्स, अगर 125 ऑफ सीआरपीसी का जजमेंट आपको मिलता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ही मेंटेनेंस को लेकर के कोई जजमेंट पास किया किसी केस में, तो आप उस मेंटेनेंस ऑर्डर को पूरा पढ़िए या किसी भी ऑर्डर को पूरा पढ़िए। उससे क्या होगा, कई सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे जब आप एनक्लोजर 3 में देखोगे तो सभी प्रोसीडिंग्स लिखी रहेंगी, तो उससे एक चीज क्लियर हो जाएगा कि मेंटेनेंस पिटिशन में कोर्ट किस प्रोसीडिंग को फॉलो करती है, राइट। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो ऑन मेंटेनेंस पिटिशन। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को खत्म कर लिया है, अब हम शुरू करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और बहुत ही जल्द आपके बीच हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के ऊपर एक 1 शॉर्ट वीडियो मैं लाने वाला हूं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।